Arvind Rai sir is really your real mentor. He has excellent concept base. He plays many roles during your preparation. Sometimes he be चलिए जी, नाउ लेट मी स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज ब्रेक इवन एनालिसिस. ब्रेक इवन एनालिसिस. चलो, आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो. और वहाँ पे आपको एक प्लेट दाल जो है वो 200 रुपए की मिल रही है. ठीक है. इस दाल को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लग रहा है, तेल, नमक, घी और गैस, इसका कॉस्ट आया 25 रुपीज़. द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग गैस, है ना, गैस भी रॉ मटेरियल है, तो इसका कॉस्ट आया 25 रुपए. तो एक प्लेट पर रेस्टोरेंट वाले ने कितने पैसे का मुनाफा कमाया? 200 रुपए में बेचा, 25 रुपए का खर्चा आया, तो कितने रुपए का मुनाफा हुआ? हाँ, 175. ऐसी कैलकुलेशन करते हो, दुकान खोलते हो, 175 रुपए का फायदा होगा और नुकसान खा के दुकान बंद करनी पड़ जाती है. यही कैलकुलेशन के कारण दुकान बंद होती है कि यहाँ पे आपको दिखता है कि अरे वाह यार, 175 रुपए का प्रॉफिट एक प्लेट दाल में. भाई साहब, जहाँ पे आप बैठे हो उसका किराया कौन देगा? उसके पास कुछ स्टाफ होगा, उसका मंथली सैलरी देना है, वो कौन देगा? एसी चल रहा है, उसका बिल कौन देगा? राइट. तो ये जो एक्चुअली हम ये 25 रुपए बोल रहे हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट. दिस इज नोन एज द वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो एक यूनिट बनाने के लिए खर्च हो रही है. ठीक बात है. लेकिन बच्चों, जब आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो भैया रेस्टोरेंट का जो रेंट है वो तो उसको देना ही देना है, चाहे वो 1 यूनिट बनाए या 1000 यूनिट बनाए या एक भी यूनिट ना बनाए. तो रेंट हो गया, जो परमानेंट स्टाफ है उसका सैलरी हो गया, उसने फर्नीचर खरीदा होगा, बैंक से लोन लिया होगा, तो वो बैंक के लोन पे वो इंटरेस्ट पे करेगा, तो ये इंटरेस्ट हो गया. अब ये सब वो खर्चे हैं जो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स हैं. इज दैट क्लियर? ये जो खर्चे हैं ये फिक्स्ड हैं उसके. आप 1 यूनिट बनाओ या आप 1000 यूनिट बनाओ, ये खर्चा तो आपने देना ही है. इज दैट क्लियर? तो जब भी हम खर्चा कैलकुलेट करते हैं तो नॉर्मली हम लोग का टेंडेंसी होता है हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को निकाल लेते हैं, इसलिए हम सही खर्चा कैलकुलेट नहीं कर पाते. खर्चे के 2 कंपोनेंट हो गए. एक वेरिएबल कॉस्ट, कुछ समझ में आता है अपने को, 1 यूनिट दाल बनी भैया तो 25 रुपए का रॉ मटेरियल लगा, ये अपना वेरिएबल कॉस्ट हो गया. लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड है. राइट. तो यहाँ पे मेरा आएगा 2 टाइप ऑफ खर्चा आ गया अपने पास में. ये वाला जो फैक्टर है वो वेरिएबल कॉस्ट का हो गया, और ये जो है इट इज द फिक्स्ड कॉस्ट. तो अभी ये 200 रुपए की दाल, 25 रुपए की दाल 200 रुपए में बेच रहा है, इसको मुनाफा हो रहा है कि घाटा हो रहा है अभी मैं इसको बता नहीं सकता. हो सकता है कि ये कंपनी घाटे में चल रही होगी. ठीक है. तो अब इसके लिए हमको ब्रेक इवन एनालिसिस करेंगे. बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बनिया का कॉन्सेप्ट है. बनिया जैसे कैलकुलेशन करते हो वैसी कैलकुलेशन करिए, बड़ा आसान सा टॉपिक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप कैलकुलेशन करोगे आप टोटल कॉस्ट निकालोगे, है ना. टोटल कॉस्ट
is the sum of fixed cost plus the variable cost. Variable cost. Right? Fixed cost is independent of number of units produced and variable cost is the cost of raw material is directly proportional to number of units produced. ठीक है, चलिए तो अभी मेरे को टोटल कॉस्ट मिलेगा. टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट plus Q multiplied by V. Q is number of units produced, and V variable cost. Per unit. एक यूनिट का जो वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये मेरे को मिल गया टोटल कॉस्ट. इज दैट क्लियर? चलिए जी, अब अगर मैं अपना रेवेन्यू कैलकुलेट करूं तो माय रेवेन्यू इज इक्वल्स टू R इंटू Q. R इज द सेलिंग प्राइस per unit. करेक्ट है बच्चों? तो रेवेन्यू मेरा कितना होगा? 8 रुपए में मैं 1 यूनिट बेच रहा हूं और Q यूनिट मैंने प्रोड्यूस करी है, तो मेरा जो रेवेन्यू हुआ वो R इंटू Q हुआ. इज दैट क्लियर? चलिए जी, तो this line represent the variable cost. करेक्ट है? एंड अच्छा, यहाँ पे मेरा कॉस्ट है, कॉस्ट या रेवेन्यू है. वाई एक्सिस पे मेरा कॉस्ट और रेवेन्यू आएगा और एक्स एक्सिस पे मेरा सेल्स आएगा. या अभी यहाँ पे मेरे को फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट करना है, तो दिस विल बी द फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक बात है. टोटल कॉस्ट की लाइन कैसे ड्रॉ होगी? पैरेलल टू द वेरिएबल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट लाइन का जो स्लोप होगा वो वेरिएबल कॉस्ट के स्लोप के बराबर होगा. यस नो? और स्टार्ट होगा यहां से. ये मेरा आ गया टोटल कॉस्ट. Is that clear?
अब मैं ड्रॉ करता हूं रेवेन्यू की लाइन। अब मैं ड्रॉ करता हूं रेवेन्यू की लाइन। तो रेवेन्यू की लाइन कैसे ड्रॉ होगी? इट शुड पास थ्रू द ओरिजिन, यस नो? रेवेन्यू का लाइन ओरिजिन से पास होगा कि नहीं होगा? अरे यार सिंपल सा मैथमेटिक्स है। रेवेन्यू क्या है? आर इंटू क्यू। तो अगर 0 यूनिट सेल हुआ, 0 यूनिट सेल हुआ तो रेवेन्यू 0 आएगा। और जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट का सेल इंक्रीज होगा मेरा रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। रेवेन्यू लाइन का स्लोप वेरिएबल कॉस्ट लाइन के स्लोप की तुलना में ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर कम होगा, अगर रेवेन्यू का स्लोप वेरिएबल कॉस्ट से कम हुआ, इसका मतलब कि मेरा वेरिएबल कॉस्ट ही ज्यादा आ रहा है जितना मैं उससे पैसा कमा रहा हूँ, जितने मैं बेच रहा हूँ। तो इस कंडीशन में तो कंपनी कभी भी प्रॉफिट नहीं अर्न करेगी। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए मेरा रेवेन्यू का स्लोप जो है वो वेरिएबल कॉस्ट के स्लोप से ज्यादा होना चाहिए। ये लाइन आ गई मेरी रेवेन्यू की। तो बच्चों ये जो कंपनी है जिसके लिए हमने ग्राफ बनाया है, ये फायदे में है या नुकसान में है? फायदे में है। ठीक बात है। ये कंपनी फायदे में है या नुकसान में है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कितनी यूनिट वो सेल कर पा रही है। करेक्ट है। अगर मान लो उसका नंबर ऑफ यूनिट अगर नंबर ऑफ यूनिट क्यू डैश से कम प्रोड्यूस कर रहा है, तब क्या हो रहा है? रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज्यादा है। क्या हुआ? नुकसान। इज दैट क्लियर? अगर क्यू डैश से ज्यादा यूनिट अगर वो सेल कर रहा है तो रेवेन्यू ज्यादा हो रहा है और कॉस्ट कम आ रही है, यानी कि कंपनी मुनाफे में जाएगी। ठीक बात है। तो भैया कंपनी फायदे में है या नुकसान में, ये इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि वो 25 रुपए की दाल 200 रुपए में बेच रहा है या 300 रुपए में बेच रहा है। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी प्लेट दाल बेच रहा है। इज दैट क्लियर? तो अगर आपका प्रोडक्शन या सेल्स क्यू डैश से कम है तो आप घाटे में हो। प्रॉफिट कमाने के लिए आपने जो सेल करनी है वो क्यू डैश से ज्यादा होनी चाहिए। दिस क्यू डैश इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। तो कैसे डिफाइन करेंगे आप ब्रेक इवन पॉइंट को? सिंपल सी बात है, ब्रेक इवन पे मेरा रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर है, तो ये जो पॉइंट है वो नो प्रॉफिट नो लॉस है। इज दैट क्लियर? तो अगर मेरे को ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। टोटल कॉस्ट मेरा आया था फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इंटू क्यू। इट शुड बी इक्वल टू रेवेन्यू इंटू क्यू। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो यहां से मेरे को क्यू मिल गया FC डिवाइडेड बाई R माइनस V। ठीक है बच्चों? तो इनिशियली जो हमने निकाला था हमने 175 रुपए का प्रॉफिट, वो प्रॉफिट नहीं था, वो था R माइनस V। दैट वाज R माइनस V एंड दिस R माइनस V इज नोन एज कॉन्ट्रीब्यूशन। That is known as contribution. तो नॉर्मली जब आप कैलकुलेशन करते हो तो आप प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट कर रहे होते हो, आप कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर रहे होते हो। इज दैट क्लियर?
तो ये रेवेन्यू माइनस वेरिएबल प्राइस इज नोन एज द कंट्रीब्यूशन। अगर आपका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो आप कम यूनिट प्रोड्यूस करके ब्रेक इवन पे आ जाओगे, और अगर कंट्रीब्यूशन कम है तो आपको ब्रेक इवन के लिए ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अच्छा, अब कंपनी क्या करती है, कंपनी अपना सेलिंग प्राइस को कम कर देती है प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। तो वो एक्चुअली वो क्या फंडा अपना रहे हैं, सेलिंग प्राइस को कम कर देते हैं प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए। तो क्या फंडा यूज कर रहे हैं वो सेलिंग प्राइस आर को कम कर रहे हैं, लेकिन आर को कम करके बेसिकली दे आर इंक्रीजिंग क्यू। करेक्ट है, आर तो कम कर दिया लेकिन मैंने क्यू को बढ़ा दिया, तो अल्टीमेटली मैं अपना मुनाफा बढ़ा सकता हूं अगर मैं अपने रेवेन्यू को कम भी करूं, यानी कि सेलिंग प्राइस को अगर मैं कम भी करता हूं, स्टिल आई कैन इंक्रीज माय प्रॉफिट। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। चलिए, बट इन दैट कंडीशन अगर आप सेलिंग प्राइस कम कर रहे हो तो उतना आपको मार्केट शेयर इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए, दिल भर के से कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट। क्वेश्चन बड़े सिंपल सिंपल ही रहते हैं यार, इसमें कोई खास तो क्वेश्चन कोई खास क्वेश्चन इसमें बनता नहीं है। अच्छा, ब्रेक इवन एनालिसिस जो है ना, ये तो हो गया मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। ब्रेक इवन एनालिसिस ऑल्सो, जो कि गेट में क्वेश्चन आता है मैकेनिकल में, वो आता है फॉर सिलेक्शन ऑफ मशीन, फॉर सिलेक्शन ऑफ मशीन। चलो जी, एक कंपनी 100 रुपए में अनलिमिटेड कॉलिंग दे रही है आपको। तो आज पे सभी अनलिमिटेड कॉलिंग हो गया, लेकिन चलो ठीक है, फिर भी मान लो एक कंपनी आपको 100 रुपए में अनलिमिटेड कॉलिंग दे रही है, और एक कंपनी 2 रुपए पर मिनट चार्ज कर रही है। कौन सा प्लान आप यूज करोगे? हाँ, 100 रुपए वाला, 2 रुपए पर मिनट वाला, कौन सा? कौन सा? पहला वाला 100 रुपए वाला। गर्लफ्रेंड है? हाँ हाँ, तो फिर ठीक है, तो फिर ठीक है। जिसकी नहीं है वो 2 रुपए वाला भी कर सकता है। बहुत तो ऐसे, हाँ अम्मा ठीक हूँ, ठीक है ना, तो ऐसे वाले तो 2 रुपए वाला करेंगे। अब जिसकी गर्लफ्रेंड है वो 100 रुपए वाला अनलिमिटेड का प्लान यूज करेगा। ठीक बात है। तो बेसिकली कौन सा प्लान मेरे को यूज करना है, ये डिपेंड करेगा कि मेरा प्रोडक्शन कितना है, यानी कि मेरी कॉलिंग कितनी है। इज दैट क्लियर? अगर मेरी महीने में 10 मिनट की कॉल होती है तो मैं 100 रुपए काय को देने जाऊंगा, ठीक है। और महीने में मेरे को अगर 100 मिनट 50 मिनट से ज़्यादा बात करनी है तो फिर मैं 100 रुपए वाला कॉल यूज करूंगा। इज दैट क्लियर? तो ये सिंपल कैलकुलेशन अपन सिलेक्शन ऑफ मशीन में भी करते हैं। जो ऑटोमेटिक मशीन होती है, उसमें मेरा प्रोडक्शन टाइम बहुत कम होता है, लेकिन उसका सेटअप टाइम वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब मेरे को डिपेंड करेगा कि मेरा लॉट साइज कितना है। अगर मेरे को 2 यूनिट बनानी है तो मैं नॉर्मल मैनुअल मशीन से बना लूंगा, क्योंकि वहां मेरे को सेटअप में कम टाइम लगेगा। अगर मेरे लॉट साइज ज़्यादा है, तो मैं उस मशीन को यूज करूंगा जहां पे कि मेरा प्रोडक्शन टाइम कम हो जाए। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें भी कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है।
चलिए, अब मेरे पास में 3 टाइप की मशीन है। I have 3 types of machine: machine 1, machine 2 and machine 3। करेक्ट है? अभी यहां पे है मेरा लॉट साइज। कौन सी मशीन में यूज करूंगा? यहां पे टाइम है, यहां पे प्रोडक्शन टाइम है। कौन सी मशीन में यूज करूंगा? अरे जल्दी बोलो यार। हाँ, कौन सी मशीन यूज करूंगा? 1, 2 या 3? 3। अभी इतनी देर से क्या समझाया? कौन सी मशीन यूज करूंगा ये डिपेंड करेगा मेरा लॉट साइज कितना है, कितनी कॉलिंग करनी है। तो भैया बताओ, डायग्राम से एकदम क्लियर है, कौन सी मशीन यूज करूंगा मैं? जिसका टाइम कम मिलेगा, ये जो है वो टाइम का है। तो अगर मेरा लॉट साइज Q1 से कम है, अगर लॉट साइज Q1 से कम है तो मैं मशीन 1 को यूज करूंगा। इज दैट क्लियर? अगर मेरा लॉट साइज Q1 और Q2 के बीच में है तो ये ग्रीन वाली मशीन मेरे को सबसे कम टाइम दे रही है। और अगर मेरा लॉट साइज Q2 से ज्यादा है देन आई विल यूज मशीन 3। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल प्रैक्टिकल कैलकुलेशन कर लीजिए, हम उस मशीन का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमारा टाइम सेव हो। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? तो कौन सी मशीन यूज करनी है वो डिपेंड करेगा कि मेरा लॉट साइज कितना मेरे को बनाना है। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? और ब्रेक इवन पॉइंट, वो पॉइंट जहां पे 2 मशीन इक्वल टाइम ले रही है, वो पॉइंट जहां पे 2 मशीन इक्वल टाइम ले रही है वो हमारा ब्रेक इवन प्रोडक्शन हुआ। इज दैट क्लियर? और क्या है, कुछ खास तो है नहीं इस टॉपिक में, छोटा सा ही टॉपिक है। और क्वेश्चन भी बड़े सिंपल है यार, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि यू प्रोडक्ट द फिक्स कॉस्ट इतना, 800, द वेरिएबल इतना, द सेलिंग प्राइस इतना। सब बचकाने क्वेश्चन देते हैं, इसमें कोई खास दमदार क्वेश्चन बन नहीं सकता। सारे रिश्ते तोड़ देंगे। लो, फटाक से सॉल्व करो। A conventional lathe and a CNC lathe are under consideration for machining a given part. The relevant data as shown. Conventional lathe में प्रिपरेशन कॉस्ट 30 रुपये आ रहा है, प्रोडक्शन टाइम पर पार्ट 30 मिनट और ऑपरेटर कॉस्ट 75 रुपये। सिमिलरली CNC के लिए दिया हुआ है, फाइंड द ब्रेक इवन क्वांटिटी अबव विच द CNC लेथ इज इकोनॉमिकल। क्या आपकी क्वांटिटी होनी चाहिए लॉट साइज, ताकि आप CNC लेथ को यूज करो। क्या लॉट साइज होगा जिसके लिए मेरे को CNC लेथ प्रीफर करनी चाहिए।
हाँ 16 हाँ ठीक है, बन गया बच्चों। देखो कॉस्ट कन्वेंशनल मशीन में मेरी कितनी आ रही है? कन्वेंशनल मशीन में मेरी कॉस्ट आ रही है 30 रुपये प्लस प्रोडक्शन टाइम पर पार्ट, क्यू यूनिट्स में बना रहा हूँ तो ये हो गया 1/2 इंटू 75। ये मेरा कॉस्ट आया कन्वेंशनल लेथ पे, दैट इज इक्वल्स टू 150 प्लस 1/4 इंटू 120 इंटू क्यू। एम आई करेक्ट? ठीक बात है बच्चों। तो यहां से मैं क्यू कैलकुलेट कर लूंगा, क्या है क्यू की वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? क्यू बाई 4 इक्वल टू 150 क्यू इज इक्वल्स टू Q इक्वल टू 16 यूनिट। तो अभी 16 यूनिट पे क्या हो रहा है? कौन सी मशीन इकोनॉमिकल है? 16 यूनिट पे CNC इकोनॉमिकल है, 16 यूनिट पे दोनों मशीन इकोनॉमिकल है। इज दैट क्लियर? अगर 16 से कम बनाना है तो मैं कन्वेंशनल लेथ का इस्तेमाल करूंगा, 16 बनाना है तो दोनों में से कोई भी मशीन का इस्तेमाल कर सकता हूं, और 16 से ऊपर अगर मेरे को बनाना है तो मैं कन्वेंशनल लेथ यूज करूंगा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? क्लियर है? ये कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी इसमें होनी बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल आप लॉजिकल वे में सोचेंगे, यू कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम। घबराने की जरूरत नहीं है। किसका डायलॉग है ये? घबराएं बिल्कुल ना। किसका डायलॉग है? बहुत फेमस हुआ है इसका डायलॉग, इमरान खान भाई साहब। इकोनॉमी उनकी खराब हो जाती है, हालत उनकी खराब है तो आते हैं टीवी में। देखिए आप घबराएं बिल्कुल ना, तो आप लोगों को भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है, फिर आप 6:30 पे स्टार्ट करते हैं।